नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पंजाब के जालंधर में किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। किसानों ने पंजाब राज्य सरकार से की गन्ना मूल्य पर अधिसूचना की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में दी काशीवासियों को सौगातें। 475 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बनास डेयरी प्लांट की रखी आधारशिला। बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल रूप से किया गया ट्रांसफर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट के 35वें संस्करण का किया उद्घाटन। कहा, समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग में कला और शिल्प कौशल की अनूठी प्रतिभा, इस प्रतिभा को बढ़ावा देने की जरूरत। हुनर हाट इस दिशा में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक में 5 दिनों के बाद ठंड से मिली कुछ राहत। कृषि विभाग ने कहा, कोहरा छाने से सब्जी की फसल हो सकती है प्रभावित। इस इलाके में अरहर की फसल पूरी तरह से हुई खराब। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पंजाब के जालंधर में किसानों ने रेल रोको प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने गन्ना मूल्य पर अधिसूचना की मांग की। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते लखनऊ होकर चलने वाली अमृतसर हावड़ा पंजाब मेल सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। उनकी रेलवे प्रशासन के मुताबिक किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते अमृतसर हवाई अड्डा पंजाब मेल 24 दिसंबर को निरस्त कर दी गई। 26 दिसंबर को जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस अपने शुरुआती स्टेशन से निरस्त रहेगी। 27 दिसंबर को दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। दरअसल किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते जम्मू तवी और अमृतसर से आने वाली ट्रेनों का संचालन पटरी से उतर गया है। इससे ठंड के मौसम में यात्रियों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री ने बनास काशी संकुल डेयरी का शिलान्यास किया। यह डेयरी पूर्वांचल में श्वेत क्रांति में जहां सहायक होगी, वहीं रोजगार की नई राह भी खोलेगी। प्रधानमंत्री ने पशुधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कई प्रयासों को भी बताया। साथ ही उन्होंने दुग्ध उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक लोगो भी जारी किया। यही लोगो अब दुग्ध उत्पादों की शुद्धता की पहचान बनेगा। वाराणसी और आसपास के जिलों के लिए प्रधानमंत्री ने श्वेत क्रांति के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर तैयार किए गए अंग वस्त्र, जिस पर जय किसान लिखा हुआ था, उससे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पिंडरा वाराणसी के करखियाओं में 475 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया। ये प्लांट अगले 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की प्रोसेसिंग की जा सकती है। साथ ही बटर, आइसक्रीम और मिठाइयों को भी बनाने में ये प्लांट सक्षम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। उसी कड़ी में डेयरी विकास और पशुधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 8 करोड़ लोगों की आजीविका इसी पशुधन पर टिकी हुई है। ऐसे में सरकार ने गौ संवर्धन के लिए कामधेनु आयोग गठित किया है। वहीं पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता भी सरकार को है। इसके मद्देनजर देश में पशुओं का भी टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने श्वेत क्रांति क्षेत्र में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी के मद्देनजर एक और नई शुरुआत की। उन्होंने दुग्ध उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक लोगो का शुभारंभ किया। प्रामाणिकता के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण पशुपालकों, दुग्ध संघों सहित पूरे डेयरी सेक्टर को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के लिए एकीकृत व्यवस्था जारी की है। सर्टिफिकेशन के लिए कामधेनु गाय की विशेषता वाला एकीकृत लोगो भी लॉन्च किया गया है। देश के सीमांत व छोटे किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 10 करोड़ के आसपास है, उनके लिए दुग्ध उत्पादन और पशुधन को आय का अतिरिक्त जरिया प्रधानमंत्री ने करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का 22% दुग्ध उत्पादन देश में होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में हो रहे प्रयास ग्रामीण महिलाओं के लिए भी आर्थिक उत्थान का जरिया है। प्रधानमंत्री ने किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद किया
और किसानों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य तो बेहतर हो ही, साथ ही किसानों को भी लाभ हो। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने बीते 7 सालों में कई प्रयास किए हैं, जिनका फायदा अब होने भी लगा है। ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में पशुपालकों को दी गई वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली में 35वां हुनर हाट शुरू हो गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस हुनर हाट का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार से 35वां हुनर हाट शुरू हो गया है। वोकल फॉर लोकल के लिए लोकप्रिय ब्रांड हुनर हाट का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हुनर हाट स्थानीय कारीगरों को पिछले कुछ सालों से रोजगार मुहैया कराने का मंच है। ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा रहा है और आखिरी छोर पर बैठे कारीगरों को मुख्य धारा में ला रहा है। ये जो हुनर हाट है, ये भी प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि देश के आखिरी छोर में जो हमारा हुनरमंद भाई बैठा हुआ है, जो हमारा कारीगर भाई बैठा हुआ है, उसकी प्रतिभा को, उसके परफेक्शन को, उसके कारीगरी को और उसके आगे बढ़ने की संभावनाओं को लास्ट माइल पर बैठे हुए व्यक्ति को देश की मुख्य धारा और नई दिल्ली के अंतर्गत लाकर उसको दुनिया का प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट देश की स्वदेशी दस्तकारी, शिल्पकारी की विरासत की प्रगति की पहचान बनता जा रहा है। जो हमारे देश की शानदार स्वदेशी विरासत है, उसका प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का परफेक्ट प्लेटफॉर्म और परफेक्ट प्रकल्प ये हुनर हाट है। नकवी ने कहा, हुनर हाट त्रिवी यानी विश्वकर्मा विरासत के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। हुनर हाट जो 3V विश्वकर्मा विरासत का विकास, और विश्वकर्मा विरासत का विकास हम जब कहते हैं तो वही दस्तकार, वही शिल्पकार, वही कारीगर, वही स्वर्णकार, ये जो विरासत है, इस विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 5 जनवरी तक चलने वाले इस 14 दिवसीय हुनर हाट में देश भर के 700 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और पारंपरिक पकवानों के उस्ताद हिस्सा ले रहे हैं। हुनर हाट के दौरान मशहूर कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक महाभारत धारावाहिक का मंचन और पारंपरिक सर्कस मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गिरी और हुनर हाट ने बहुत से युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान दी है। इसी में शामिल है समीका गौतम। इनके हाथों के बने उत्पाद इन दिनों दिल्ली में चल रहे हुनर हाट में महिलाओं को खास तौर पर लुभा रहे हैं। ये है समीका गौतम। कोरोना काल में पिछले साल इनके पति की नौकरी चली गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने भीतर छिपी प्रतिभा को इन्होंने बाहर निकाला और काम में जुट गई। जी हाँ, समीका अपने हाथों से एक से बढ़कर एक बेहतरीन हेयर बैंड और अन्य उत्पाद बनाती हैं, जिन्हें इन दिनों दिल्ली में चल रहे हुनर हाट में देखा जा सकता है। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक ऐसा मंच है जो लोगों के सपनों को पंख दे रहा है। अपने हुनर को दिखाने का जो मौका समीका को मिला है, उसके लिए ये विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का धन्यवाद कर रही हैं। बहुत ही ऊंचे स्तर का मंच है और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का और
अपने नकवी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरे हुनर को पहचाना और हम जैसे छोटा काम करने वाले, घर में काम करने वाले इस तरह के लोगों को इतना बड़ा मंच हमें दिया। हमारे हुनर को उन्होंने पहचाना, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि कोरोना में मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई थी और उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने अपने ही इस हुनर को आगे बढ़ाया और जिसके चलते मुझे इस तरह का पता चला और मैं इस तरह इधर तक आ पाई। तो मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जैसे कि अभी शुरुआती हुई है, उसके हिसाब से भी देखें तो लोग बहुत देख कर जा रहे हैं, पूछ कर जा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। इनके हाथों के बने उत्पाद हुनर हाट में महिलाओं को खास तौर पर लुभा रहे हैं। हुनर हाट जैसे आयोजन न केवल देश भर के हुनर के उस्तादों को बाजार और मौका प्रदान करते हैं, बल्कि लाखों लोग रोजगार से भी जुड़ते हैं। समिका गौतम की ही तरह हुनर के उस्तादों को हुनर हाट में एक मंच प्रदान किया गया है, जहां वे अपने बनाए उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ गिरीश निशाना, दिल्ली। और अब बात बदलते मौसम की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में 5 दिनों के बाद लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। जिस तरह से 4 दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड थी, धीरे धीरे बर्फीली हवाओं का असर कम होने से ठंड में कमी आई है, जिससे आम जनमानस को बड़ी राहत मिली है। कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग मौसम पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन कोहरा छाने से सब्जी की फसल प्रभावित हो सकती है। ठंड और पाला का असर पुष्पराजगढ़ और अमरकंटक क्षेत्र में ज़्यादा है। अरहर की फसल इस इलाके में पूरी तरह से चौपट हुई है। सब्जियों में टमाटर, आलू और अनार वाली सब्जी, कद्दू, लौकी, रेवड़ा पर खतरा बना हुआ है। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में जो भी किसान इन सब्जियों का उत्पादन करते हैं, वो गलाव भरी ठंड में ज़्यादा और सहन नहीं कर पा रहे हैं। किसान भी चिंतित हैं, यदि जल्द ठंड में गिरावट न आई तो सब्जी के फूल सूख जाएंगे। कुछ असर भी देखा गया है। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि इस क्षेत्र में विभाग के जो भी नर्सरी हैं और वहाँ जो फूल पौधे लगे हैं, उन्हें बचाने के लिए घास से ढका जा रहा है और शाम ढलने के बाद सिंचाई और धुआं कर्मचारी काम कर रहे हैं। किसानों को कुछ ऐसा ही तरीका अपनाना होगा। अभी सब्जी की खेती करने वाले किसानों से शिकायत नुकसान पहुंचने की नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि पाले से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है। नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का जो तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे सतह का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और पौधे पाले से बच जाते हैं। पॉलीथीन की जगह पर पुआल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की जो मंडियां हैं उसमें अनाज का क्या क्या है भाव। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं, जिनका पौष्टिक महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450 करोड़ 95 लाख रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। ज्वार के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 22 दिसंबर को ज्वार का भाव था 1,900 रुपए। 23 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 22 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 1498 रुपए। 23 दिसंबर को इसके सौदे 28 रुपए गिरकर 1470 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 22 दिसंबर को ज्वार का भाव था 1575 रुपए। 23 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1575 रुपए पर टिका रहा। हालांकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में 23 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2300 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके सौदे 2500 रुपए पर हुए। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 20,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 22,30,000 हेक्टेयर रही थी। देश में अभी रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों का असर देखने को मिला। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि तिलहन का रकबा 18,92,000 हेक्टेयर बढ़ा है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 18,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 83 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 64,73,000 हेक्टेयर ही रही थी। राज्यों में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। वहीं सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 22 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5,780 रुपए। 23 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,630 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,800 रुपए। 23 दिसंबर को इसके सौदे 590 रुपए लुढ़क कर 5,210 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की ही महू मंडी में भी सोयाबीन के भाव में नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 23 दिसंबर को इसका भाव 1,850 रुपए की भारी गिरावट के बाद 5,250 रुपए से 3,400 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 22 दिसंबर को सोयाबीन की खरीद 5,800 रुपए पर हुई। 23 दिसंबर को यहाँ इसका भाव 300 रुपए टूटकर 5,500 रुपए पर आ गया। बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। और अब बात मौसमी खेती की ओर देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें।
कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। मौसम को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी गुजरात के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान मटर की बुवाई भी कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात में बैगन, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई कर लें। यहां के किसान भिंडी की तुड़ाई भी कर लें। वहीं मध्य गुजरात में सुबह के समय कपास की चुनाई की जा सकती है। पश्चिमी विदर्भ के किसान पछेती गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही पूर्वी विदर्भ के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में मटर की चुनाई कर उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। साथ ही यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी कर सकते हैं। उत्तरी कोंकण की बात करें तो यहाँ के किसान धान की बुवाई का काम कर सकते हैं। कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी कर्नाटक के किसान कपास की चुनाई करें। वहीं दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में अभी के समय मक्का की कटाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। तो खेती किसानी के अलावा कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 की स्थिति, ओमिक्रॉन और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 236 हो गई। महाराष्ट्र में 65 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं दिल्ली में 64 मामले मिले हैं। साथ ही तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 34 हो गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। आतंकी की पहचान नहीं की जा सकी। अनंतनाग के अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मिली सूचना के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। श्रीनगर में 125 वर्ष पुराने सेंट ल्यूक गिरजाघर को 30 साल बाद फिर से खोल दिया गया। यह कश्मीर के सबसे पुराने गिरजाघरों में शुमार है और इसे क्रिसमस के कुछ दिन पहले खोला गया है। 1990 के दशक में घाटी में आतंकवाद पनपने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय आज द्वितीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के लोवी संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल फुलिलोव व्याख्यान को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। केरल की 4 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। राजभवन के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति को मंदिर के अधिकारियों ने भगवान को समर्पित रश्मि धनुष ओना विल्लू भेंट किया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम उत्तराखंड के दौरे पर है। टीम ने दौरे के पहले दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगी। प्रलय मिसाइल में के सफल परीक्षण के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का भी सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ की ओर से यह अभ्यास ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया। भारत और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 25 करोड़ यूरो की कर्ज की पहली किस्त के लिए एक वित्तीय अनुबंध पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी है। यह सिस्टम पहले 1 जनवरी 2022 से लागू होना था। दिल्ली के आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। एनसीआर इलाकों में नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बहुत खराब है और ये 353 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 338 और पर बहुत खराब श्रेणी में है। भारत ने बृहस्पतिवार को अंडर 19 एशिया कप के पहले मैच में हरनूर सिंह के शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर संयुक्त अरब अमीरात को 154 रन से हरा दिया। भारत को अब शनिवार को पाकिस्तान से खेलना है। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।